हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए लगभग 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वॉच करें ताकि आप लोगों के टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं इस टॉपिक को, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सिम्बॉल्स उस समय यूज़ किए जा रहे थे उसको मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको एक क्विक रिकेप बता देता हूँ कि हम लोगों ने इसके पहले वाले हर वीडियो में क्या देखा है। देखो, मैं हर वीडियो में ये चीज़ें इसलिए रिकॉल करता हूँ कि हमने जो पुराना पढ़ा है हमें वो बार बार जब सुनेंगे, बार बार उसके बारे में सुनेंगे तो हमें वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो पहला वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे एक डेट 14 जुलाई से फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। सेकेंड नंबर का जो वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो राजा था लुई 16, इसकी रानी मैरी एंटोनिया के साथ शादी होती है। राजा के पास पैसे कुछ रहते नहीं है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और ये चीज़ देखी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था कैसे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, अलग अलग सोसाइटी स्ट्रक्चर था फ्रांस के अंदर, वो देखा। थर्ड नंबर का जो वीडियो था मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 3 फेमस फिलोसॉफर्स, आपको याद आ रहा होगा उनका नाम, जिनका नाम क्या था, जॉन लॉक। सेकेंड नंबर का नाम अगर आप लोगों को याद होगा तो जीन जैक रूसो, और थर्ड नंबर पे मॉन्टेस्क्यू, ये आपको याद होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। और फोर्थ नंबर का आप लोगों को अगर वीडियो याद आ रहा होगा तो कैसे फ्रांस के अंदर जो स्टेट जनरल जो असेंबली थी वहाँ पे सारे लोग गैदर होते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ निकलता नहीं, नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी को, हर एक इंडिविजुअल को सिंगल वोट की तरह ही गिना जाए, इस तरीके से उनकी डिमांड होती है। ये चीज़ देखी थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू एक 1791 के अंदर नेशनल असेंबली बनती है जहाँ पे 745 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो चीज़ देखी थी। इस तरीके से हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को देखे। आज हम जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पेशली पॉलिटिकल सिंबल, किस तरीके से पॉलिटिकल सिंबल उस समय यूज़ किए जा सकते थे। ठीक है, अब सिंबल का मतलब क्या होता है? देखो, सिंबल का मतलब ये होता है कि कुछ इस तरीके से ड्राइंग, कुछ इस तरीके से पेंटिंग, जो एक अपने आप में एक नई चीज़ रिप्रेजेंट करती है, जिसको देख के कुछ समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा होगा कहीं पे अगर क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस लगा रहता तो हम लोग समझ जाते हैं कि कतरे का डिज़ाइन है भैया, कतरे का है। आप लोगों को यहाँ पे ना तो कुछ छूना है और कुछ टच नहीं करना है। ठीक है, ये हमको समझ में आ जाता है। ऐसा जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा आप लोगों की, सर ये इस तरीके के सिंबल का यूज़ करने का रीज़न क्या है? तो वो सिंबल इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जो फ्रांस की जो 18th सेंचुरी थी उस समय के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, वो पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। इस तरीके की सिचुएशन थी। और ये सिचुएशन वहाँ क्या, वो 18th सेंचुरी थी। आज हमारी 21st सेंचुरी में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आपकी क्लास के अंदर बैठे रहते हैं और जब टीचर उनको पढ़ने का बोलता है कि एक बार ये पढ़ के बता दो, वो पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। वो पढ़ सकते नहीं, भले 10th में क्यों ना हो, 9th में क्यों ना हो या 8th में क्यों ना हो, किसी भी क्लास में क्यों ना हो, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिम्बॉल्स बनाने का रीज़न क्या था कि सिम्बॉल्स को देख के समझ में आ जाए कि किस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को बताता हूँ इसका एक, अभी हमारे इंडिया के अंदर एक एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि आपको पहले सिंबल क्यों यूज़ करते थे ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल नेता, कोई पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन में खड़ा हुआ है और लोगों को वोट करना है तो वो उसका नाम तो पढ़ नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, वो सिंबल देखते हैं, वो नाम नहीं पढ़ते कि फलाना आदमी, और जो है वो सिंबल देखते हैं कि अच्छा कौन सा सिंबल है, हाथ है कि फूल है कि झाड़ू है कि बाल्टी है कि कंबल है कि खटिया है, जो भी है सारी चीज़ें उस सिंबल को देखते हैं और उस सिंबल के बेसिस पे वो वोट डालते हैं और वो इलेक्शन के अंदर वोट देते हैं अपना। ठीक है, इसीलिए इंडिया के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंपलसरी उनके लिए उनका एक और सिंबल हो जो किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से मैच ना हो, एक डिफरेंट सिंबल होना जरूरी होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आएगा कि सिंबल का यूज़ क्यों किया जाता है। और फ्रांस के अंदर भी इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स जो समय यूज़ किए जाते थे, तो उसका हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉलिटिकल पार्टी, इनके भी सिंबल का अपना एक मीनिंग है।
क्या मीनिंग है? जैसे अगर हम बात करें साइकिल की, तो साइकिल का मीनिंग ये है कि शायद आप भी बैठे, हम भी बैठे और ये हमारी तरक्की को दिखाएगा, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें झाड़ू, तो झाड़ू सिंबल का क्या मतलब है? झाड़ू इस सिंबल का मतलब है कि हम जितने भी इस पॉलिटिकल, इस समाज के अंदर गंदगी, उसको हम साफ कर देंगे। झाड़ू जैसे कचरा साफ करते कि नहीं, ऐसे हम सारे पॉलिटिकल लीडर जो बिल्कुल भ्रष्टाचार, जो करप्शन कर रहे हैं, उसको हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। इस तरीके से ये सिंबल का मीनिंग है। तो एज इट इज अगर हम बात करें, फ्रांस के अंदर एक सिंबल है, और वो पहला सिंबल कौन सा? द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन अगर आप देखोगे ना, तो हाथ में जंजीरें बनी हुई है, और ये जंजीरें क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये अगर खुल गई है, ये टूटी, ब्रोकन मतलब आज़ादी को प्रतीक कर रहा है, फ्रीडम को प्रतीक कर रहा है कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। पहले हम जंजीरों से बंधे हुए थे, अब हम लोग क्या हैं? आज़ाद है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ शो कर रहा है। सेकंड नंबर का अगर आप जो यहाँ पे पेंटिंग में जो देखोगे, इस इमेज को देखोगे, तो यहाँ इमेज हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? हमें बताने की कोशिश कर रही है बेसिकली ये है क्या? द बंडल ऑफ रॉड्स, एक बहुत सारी स्टिक्स का ग्रुप से जो हमें दिखा रहा है। ये बता रहा है कि एक सिंगल स्टिक्स को तो हम इजीली तोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक स्टिक को तो इजीली तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब ये एक से ज़्यादा स्टिक अगर साथ में आ जाती तो इसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और ये तोड़ ही भी नहीं जा सकती है, ठीक है। ये सेकंड सिंबल दिखा रहा है। थर्ड नंबर पे अगर आप सिंबल देखोगे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है। उस ट्राइंगल के अंदर आपको एक आइज दिख रही है, बराबर है। क्या है सिंबल का नाम? द आइज विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स, ठीक है। ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। ये सिंबल के अंदर जो आंखें नहीं, क्या बता रही है कि जो पढ़ा लिखा आदमी, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो एक अंधकार, जो एक बिल्कुल पूरा डार्कनेस जो होता है, जो अंधेरा होता है, उसको दूर कर देता है। जैसे सन की लाइट नहीं होती है, वो बिल्कुल लाइट जो अंधेरे को दूर कर देती है, एज इट इज जो एक पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड, जो बिल्कुल समझदार, जिनका थॉट्स होता है, वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख और समझ सकती है। नेक्स्ट वाला अगर आप सिंबल देखोगे, स्पैटर्स, तो ये जो स्पैटर्स है कि रॉयल पावर, रॉयल शाही जो पावर था, राजशाही पावर, उसको बताने की कोशिश करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों के पास कुछ आपके स्कूल में कुछ क्लासमेट में अगर किसी के पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल के ऊपर अगर एप्पल बना हुआ है, तो वो स्टेटस शो कर देता है कहीं ना कहीं कि ये जो है शायद बहुत पैसे वाला होगा, एक रिच सोसाइटी से बिलोंग करता था। एज इट इज़ ये जो स्पैटर्स है, ये शाही जो रॉयल फैमिली, उसको दर्शाता है, उससे कि बिलोंग करने वाला, इस तरीके से वो शो करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला देखोगे, स्नैक बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इसने क्या कर रहा है? एक सांप है, वो अपनी ही पूंछ को खा रहा है और एक गोल रिंग जैसा शेप बनाता है, और ये कभी भी नेवर एंडिंग जैसी सिचुएशन है, मतलब इसका ना ही कोई एंडिंग है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, इस तरीके से बता रहा है। नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये लाल कलर की कैप दिख रही, बच्चे की, छोटे बाबू की कैप दिख रही है। बाबू कैप नहीं, इसे रेड फाइजियन कैप बोला जाता है, और ये कैप जो उस समय फ्रांस के अंदर बहुत सारे लोग पहनते थे, पहने जाती है, ठीक है। कुछ लोगों को एक क्रिसमस जैसे भी कैप दिख रही होगी, लेकिन वो नहीं है, रेड फाइजियन कैप फ्रांस के अंदर पहनी जाती है। तो ये फ्रीडम का भी प्रतीक था। जब आज़ाद हो गए तो लोग इसे पहन के घुमा करते थे, ये दिखाता था कि आज़ादी का भी, तो ये भी उसी से ही कुछ उसी तरीके से ही सिंबल दिख रहा है। इसके बाद एक नेक्स्ट वाला देखोगे तो यहाँ पे आपको एक वुमन दिख रही है, और वो वुमन के पास क्या है, उसमें 3 कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। बेसिकली कौन से 3 कलर है? पहला कलर है ब्लू कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर। ये तीनों कलर बेसिकली फ्रांस के नेशनल फ्लैग के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया, और यही फ्रांस के नेशनल कलर जो है इसे बोला जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद वाला अगर आप एक इमेज देखोगे तो वहाँ पे आपको एक वुमन दिख रही है, परी जैसी वुमन दिख रही है, विंग्ड वुमन है, और ये क्या बता रही है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ये मतलब नियम जो है, इस नियम को किस तरीके से सही ढंग से पालन कराने का एक जो चीज़ है वो यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि जो नियम है वो सभी को पालन करना चाहिए। इसके बाद वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है द लॉ टेबल। द लॉ टेबल्स का मतलब क्या होता है? द लॉ टेबल मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नियम लिखे गए, यहाँ पे एक साइड नियम लिखे गए, यहाँ पे एक साइड नियम लिखे गए, और ये नियम भी कैसे, नियम भी जो है सभी के लिए जो है नियम, वो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब ये नियम से पहले इक्वलिटी है। इसको ध्यान से समझ लो। इसका मतलब क्या होता है? नियम से पहले इक्वलिटी, इसका मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जो नियम है वो बर्थ से पहले, वो सभी से पहले, बर्थ से क्या, वो नियम जो है वो सभी के लिए सेम होना चाहिए और उसके लिए होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक राजा, या फिर अगर कोई एक मंत्री, या अगर हम आज की तारीख में बात करें तो कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, या कोई कॉमन आदमी क्यों ना हो, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए नियम एक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो नियम से ऊपर हो।
नियम सभी के लिए एक होंगे, उसी के नीचे सारे लोग आते होंगे, मतलब नियम सभी के लिए एक है, नियम से बड़ा कोई नहीं है, वो नियम जो है सभी को इक्वल कर रहा है, इक्वलिटी ला रहा है, मतलब कि नियम सभी के लिए एक जैसे, किसी एक के लिए नियम कुछ और हो, किसी एक के लिए नियम कुछ और हो, ऐसा नहीं है, सभी के लिए नियम एक जैसे हैं। तो आज हम लोग ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, ताकि मुझे आप लोगों का रिस्पांस पता पड़े। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझाऊँ, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर उससे नहीं समझ में आता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।